बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 4 से हीमोस्टेसिस की बात कर लेते हैं। हीम मीन ब्लड एंड स्टेसिस मीन टू स्टॉप। बेसिकली ये हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आ जाता है जब कभी भी हमारी जो वेसल है वो इंजर्ड होती है। उसके रिजल्ट में क्या होता है कि डिफरेंट तरह के पाथवेज एक्टिवेट होते हैं, जिसके रिजल्ट में क्या होगा कि ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, उस एरिया पे जहाँ भी वेसल वॉल इंजर्ड हुई है, विच लिमिट द एक्सटेंट ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है, जो कि ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करेगा, दैट इज़ द हीमोस्टेसिस। इसका जो पैथोलॉजिकल काउंटर पार्ट आ जाता है उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस, जिसके अंदर अगर वेसल वॉल इंजर्ड नहीं भी हुई तो भी एक्सेसिवली अगर ब्लड क्लॉट बनना शुरू हो जाए वेसल के अंदर तो उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस, ठीक है। अब इस फिनोमेना के अंदर डिफरेंट सेल्स जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, जैसे कि एंडोथेलियम के सेल्स आ जाते हैं, साथ में प्लेटलेट्स वगैरह आ जाते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स आ जाते हैं, ये सारे मिलके जो है एक ब्लड क्लॉट सा बना देते हैं सो दैट ब्लीडिंग वगैरह को जो है वो स्टॉप किया जा सके। हीमोस्टेसिस के बेसिकली 4 मेजर स्टेप्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला रिस्पॉन्स जो इंजर्ड वेसल शो करती है वो है वेसल की कंस्ट्रिक्शन फॉर अ शॉर्ट टाइम जो है ये हो रहा होता है, और ये मीडिएट होता है बाय मीन्स ऑफ न्यूरोहीमोरल मैकेनिज्म, यानी कि एक तरफ जो है वो जो हमारी वेसल वॉल के अंदर नर्व टर्मिनल्स प्रेजेंट है वहाँ से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे जो कि वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन करवाएंगे, ये न्यूरोजेनिक रिफ्लेक्स आ जाता है, और कुछ लोकली जो है वो एंडोथेलियम सेल्स जो है वो एंडोथेलिन रिलीज करवाएंगे विच इज़ एन ऑटोकॉइड, और ये भी क्या करवाता है जो स्मूथ मसल सेल्स हैं इन द वेसल वॉल, मायोजेनिक सेल्स हैं, उसकी कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। सेकेंड स्टेप में ये होगा कि प्राइमरी प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन होगी। बेसिकली जैसे ही एंडोथेलियम इंजर्ड हुई तो उसके सब एंडोथेलियम वाली सरफेस के ऊपर क्या होता है कि वोन वाइल ब्रेन फैक्टर और कोलेजन वगैरह एक्सपोज हो जाते हैं, ठीक है। अब प्लेटलेट के ऊपर जो है वो इन फैक्टर्स के लिए रिसेप्टर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 1B का रिसेप्टर, ठीक है, जो कि इसके साथ आके इंटरेक्ट करता है। जब इंटरेक्ट करेगा तो प्लेटलेट्स यहाँ पे आके एडहेयर कर जाएंगे। यहाँ पे एडहेयर होने के बाद प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन होगी, जिसमें क्या होगा कि सबसे पहले प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करवाने में थ्रोम्बिन आके स्टिमुलेट करेगा प्लेटलेट को by means of protease activated receptors which are present on the platelet surface, ठीक है। थ्रोम्बिन आके इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करवाएगा और प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन करवाएगा। किस तरह से प्लेटलेट जो है वो अपनी शेप चेंज करेंगे, प्लेटलेट्स जो है वो कुछ रिसेप्टर्स वगैरह की एक्सप्रेशन ज़्यादा करवा देंगे, और साथ में जो है वो अपने जो ग्रेन्यूल्स आ जाते हैं अल्फा और डेल्टा ग्रेन्यूल्स, उनके कंटेंट्स वगैरह रिलीज करवाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इसकी जो राउंड शेप है वो चेंज हो जाएगी एक प्लेट के अंदर, और इरेगुलर स्पाइक्स वगैरह जो है वो के प्रोट्रूड करना शुरू कर जाएंगे, ठीक है। सेकेंडली ये होगा कि इसके रिसेप्टर्स वगैरह मजीद तरह के जो है वो एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A ये वाला, और फाइब्रिनोजन का कॉम्प्लेक्स एज अ ग्लू का काम करता है, जो कि मजीद ज़्यादा प्लेटलेट्स को जो है वो अपने साथ स्टिक करने की कोशिश करेगा या प्लेटलेट का एग्रीगेट बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। प्लेटलेट एग्रीगेशन इज़ डिफरेंट दैन द प्लेटलेट एडहीजन। प्लेटलेट एडहीजन हम कहते हैं कि प्लेटलेट का किसी नॉन प्लेटलेट सरफेस के साथ जाके लग जाना, जैसे कि वोन वाइल ब्रेन फैक्टर और कोलेजन वगैरह के साथ, जबकि प्लेटलेट एग्रीगेशन क्या होगा, प्लेटलेट के साथ जुड़ने को हम लोग कह देते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन, ठीक है। साथ साथ क्या होगा कि इसके बाद फॉस्फोलिपिड्स वगैरह भी एक्सप्रेस करना शुरू कर जाएंगे इसकी मेम्ब्रेन सरफेस के ऊपर, दैट इज़ फॉस्फेटिडाइलसीरीन। हमें पता है फॉस्फोलिपिड नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, वो इंटरेक्ट करेंगे विद द कैल्शियम, ठीक है, और ये एज अ प्लेटफॉर्म का काम करेगा जिसके ऊपर फर्दर आके जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह लगेंगे, और देन कोगुलेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा ताकि सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग बने। और चूंकि प्राइमरी प्लेटलेट प्लग इससे जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो उसके बाद जो है वो प्राइमरी प्लेटलेट प्लग के बाद सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन होगी। देन साथ साथ ये होगा कि इसकी मेम्ब्रेन के अंदर जो फॉस्फोलिपिड है उसके ऊपर फॉस्फोलाइपेज एक्ट करेगा, एरिकोडोनिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, और देन कॉक्स इसके ऊपर लग के इसको थ्रोम्बोक्सिन A2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। थ्रोम्बोक्सिन A2 बेसिकली ये भी प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करने में हेल्प आउट कर रहा होता है। अब जो अल्फ़ा और डेल्टा ग्रेन्यूल्स हैं उनकी कंटेंट्स में आ जाएंगे कुछ कोगुलेशन प्रोटीन्स अल्फ़ा ग्रेन्यूल्स से जो निकलेंगे, दैट इज़ फाइब्रिनोजन फैक्टर 5 वोन वाइल ब्रेन फैक्टर, और कुछ वाउंड हीलिंग के प्रोटीन्स निकलेंगे जिन्हें हम कहते हैं फाइब्रोनेक्टिन, प्लेटलेट फैक्टर 4, प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर एंड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा वगैरह, ठीक है। डेल्टा ग्रेन्यूल से रिलीज होगा ADP वगैरह, ATP, कैल्शियम, सेरोटोनिन और एपिनेफ्रीन। ये जो ADP रिलीज हो रहा होता है ना, ये एक और नए प्लेटलेट
प्लेटलेट को एक्टिवेट करवा रहा होता है अलॉन्ग विद द थ्रोम्बिन, यानी कि ये प्लेटलेट्स की रिक्रूटमेंट वगैरह करवा रहा होता है और इसी तरह से ये साइकिल चलता रहेगा, प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन होती रहेगी, मज़ीद तरह के प्लेटलेट्स के ऊपर इसी तरह की सारी चेंजेस आती रहेंगी और फाइनली क्या होगा कि प्लेटलेट की एग्रीगेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लेटलेट प्लग। थर्ड स्टेप में ये होगा कि सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन होगी, जो कि इनिशियली जो प्राइमरी प्लेटलेट प्लग बना था उसको फर्दर स्ट्रेंथन अप करने की कोशिश करेगा। इसके अंदर एक कोगुलेशन कैस्केड की एक्टिवेशन होगी, जो कि फाइनली जिसके रिजल्ट में फाइब्रिन वगैरह बनेगा और फाइब्रिन जो है वो इस प्लेटलेट प्लग के ऊपर जाके लगेगा और इसको एज अ सील या सीमेंटिंग का काम करेगा। जिस तरह आप समझो कि हम घर बनाने के लिए ब्लॉक्स वगैरह लगाते हैं, ब्लॉक्स को आप समझ लो कि ये प्लेटलेट्स हैं और देन उसके अंदर जो हम लोग सीमेंट लगा रहे होते हैं दैट इज़ द फाइब्रिन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि हमें पता है कि जो सब एंडोथेलियल सेल्स आ जाते हैं लाइक फाइब्रोब्लास्ट, स्मूथ मसल सेल्स, उसके ऊपर जो है वो टिश्यू फैक्टर्स एक्सप्रेस होना शुरू हो जाता है। एक्सट्रिंसिक पाथ पे स्टिमुलेट होता है फैक्टर नंबर 7 एंड देन इसके बाद डिफरेंट कैस्केड के थ्रू थ्रोम्बिन की फॉर्मेशन होती है और थ्रोम्बिन देन कन्वर्ट कर देता है सोलुबल फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के अंदर। दो स्टेप्स में क्या होगा, क्लॉट की स्टेबलाइजेशन होगी और देन क्लॉट की रिजॉर्प्शन होगी। क्लॉट की स्टेबलाइजेशन किस तरह से होगी, ये जो प्लेटलेट्स का एग्रीगेट और पॉलीमराइज फाइब्रिन वगैरह है इनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी और एक सॉलिड सा प्लेटलेट प्लग बनेगा ताकि ब्लीडिंग वगैरह को रोका जा सके। अब चूंकि ब्लीडिंग रुक चुकी है, दैट वाज द नॉर्मल हीमोस्टैटिक रिस्पॉन्स, तो फर्दर एक्सेसिवली क्लॉट की फॉर्मेशन मजीद ना हो, अब क्लॉट की रिजॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगी। कुछ काउंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स एक्टिवेट होंगे जैसे कि टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर वगैरह, थ्रोम्बोमोडुलिन वगैरह, ठीक है। ये दोनों फैक्टर्स क्या करेंगे, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर बेसिकली प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है, ठीक है, और ये प्लाज्मिन जाके देन डिग्रेड करना शुरू कर देता है एक्सेसिव फाइब्रिन को ताकि इस क्लॉट को रिजॉल्व किया जा सके और जो एरिया है वहाँ पे हीलिंग हो सके, क्योंकि फुल टाइम तो अब ये क्लॉट वहाँ पे नहीं रहेगा। अब चूंकि ब्लीडिंग चूंकि स्टॉप हो चुकी है तो अब इस क्लॉट को यहाँ से रिमूव करवाना है, ठीक है। तो उस क्लॉट को रिमूव करवाने के लिए ये प्लाज्मिन जो है वो बनता है और जो कि फाइब्रिन को डिग्रेड करना शुरू कर देता है। जी, अब सारी कहानी तो हमने कर ली, तो लास्ट पे हम लोग जो है इस डायग्राम को भी देख लेते हैं। सबसे पहले हीमोस्टेसिस के अंदर क्या होगा, वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, जिसके अंदर जो है रिफ्लेक्स न्यूरोजेनिक वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी और साथ साथ जो है वो एंडोथेलियम से एंडोथिलीन रिलीज होता है जो कि वेजोकंस्ट्रिक्शन का काज करवा रहा होता है, यानी कि न्यूरो हीमोरल रिस्पॉन्स होता है जो कि फॉर अ शॉर्ट टाइम वेजल्स की कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। सेकेंडली क्या होगा, प्लेटलेट की एक्टिवेशन होगी और एग्रीगेशन होगी। सब एंडोथेलियल सल्फेस के ऊपर वॉन वाइब्रेंट फैक्टर और कोलेजन वगैरह एक्सपोज होंगे। जैसे ही एक्सपोज होंगे तो प्लेटलेट्स के ऊपर इनके लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 1b के रिसेप्टर्स, जैसे कि हम इस फिगर के अंदर देखें, ठीक है। ये वॉन वाइब्रेंट फैक्टर एक्सपोज हुआ जैसे ही तो प्लेटलेट के ऊपर जो है वो इसके लिए रिसेप्टर प्रेजेंट है ग्लाइकोप्रोटीन 1b, तो उसके रिजल्ट में ये आके इसके साथ एडहेयर कर जाएगा, यानी प्लेटलेट का नॉन प्लेटलेट सरफेस के साथ आके लगना, दैट इज द एडहेजन, ठीक है। सेकेंडली क्या होगा कि जैसे ही प्लेटलेट एडहेयर होता है उसके बाद प्लेटलेट की एक्टिवेशन होती है बाय मींस ऑफ थ्रोम्बिन। प्लेटलेट एडहेजन के बाद प्लेटलेट की एग्रीगेशन होगी, ब्लड के अंदर फ्लो करने वाले जो थ्रोम्बिन है वो जाके प्लेटलेट्स को बाय मींस ऑफ प्रोटीएज एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स के थ्रू एक्टिवेट करवाएंगे, इसकी शेप को चेंज करवाएंगे, इससे ग्रेन्यूल्स वगैरह के कंटेंट्स वगैरह रिलीज करवाएंगे, जिसमें एडीपी थ्रोम्बोक्साइन A2 है। एडीपी जाके मज़ीद जो प्लेटलेट्स हैं उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगा और साथ साथ प्लेटलेट एक्टिवेशन के अंदर हमने तीसरी बात की थी कि जो ग्लाइकोप्रोटीन 2b3 का जो रिसेप्टर है वो भी एक्सप्रेस होना शुरू हो जाता है, जिसके साथ जाके लग जाता है फाइब्रिनोजन। अब ये जो 2b3 का और फाइब्रिनोजन का कॉम्प्लेक्स आ जाता है, ये मज़ीद प्लेटलेट के साथ एज अ ग्लू का काम करता है और एक और प्लेटलेट के साथ जाके स्टिक कर जाता है, प्लेटलेट की एग्रीगेशन काज करवाता है। दैट विल रिजल्ट इन प्राइमरी प्लेटलेट फॉर्मेशन, प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन। यहाँ पे दो सिंड्रोम्स की बात की गई है। अगर के लेट्स से के ग्लाइकोप्रोटीन 1b या फिर वॉन वाइब्रेंट फैक्टर की अगर डेफिशिएंसी है, दैट विल रिजल्ट इन बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम, यानी कि अब प्लेटलेट जो है वो एडहेयर नहीं कर सकेंगे इसके साथ, दैट इज़ द एडहेजन डिफेक्ट आ जाता है। और दूसरा जो है वो एग्रीगेशन के अंदर डिफेक्ट आएगा अगर कि ये वाले जो रिसेप्टर है वो अगर एक्सप्रेस ना हो, दैट इज़ ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a की डेफिशिएंसी हो जाए, दैट रिजल्ट इन ग्लांस मेंस थ्रोम्बिस्थीनिया, ठीक है। और यहाँ पे एग्रीगेशन नहीं हो सकेगी प्लेटलेट्स की।
अच्छा, उसके बाद जो है वो सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह एक्टिव होते हैं और फाइब्रिन बनता है। फ्रॉम द सोलबल फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है और फाइब्रिन देन जो है वो इसकी जो प्राइमरी प्लेटलेट प्लग है उसकी सीमेंटिंग करवा रहा होता है। हमें पता है कि जैसे ही एंडोथेलियम डैमेज हुई है तो सब एंडोथेलियल सेल जैसे कि स्मूथ मसल सेल, फाइब्रोब्लास्ट वगैरह के ऊपर टिश्यू फैक्टर प्रेजेंट होता है। जब इसका एक्सपोजर होगा तो क्या होगा कि टिश्यू फैक्टर जैसे ही एक्सपोज हुआ इसने एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोगुलेशन को स्टिमुलेट कर देना है। फाइनली जो है वो थ्रोम्बिन बनेगा और थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन में, और फाइब्रिन का मैश वर्क जो है वो इसके ऊपर लगता है और इस प्राइमरी प्लेटलेट प्लग को फर्दर स्ट्रेंथन अप करता है। ठीक है, साथ साथ जो है वो थ्रोम्बिन मजीद ज़्यादा प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन भी काज करवा रहा होता है। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी प्लेटलेट की जो एक्टिवेशन थी उसमें हमने पढ़ा था कि थ्रोम्बिन जो है वो प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करवाने में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, आगे जो है वो क्लॉट की स्टेबलाइजेशन होगी, इस तरह से होगा कि ये दोनों जो प्लेटलेट का प्लग है और फाइब्रिन का मैश वर्क है ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एक स्ट्रॉन्ग सा जो है वो प्लेटलेट प्लग बना देंगे, सॉलिड सा। लास्ट पे होनी है जी क्लॉट की रिजॉर्प्शन। अब जबकि ब्लीडिंग रुक चुकी है तो क्या होगा कि फर्दर क्लॉट की फॉर्मेशन को प्रोग्रेस नहीं होने देगी हमारी नॉर्मल एंडोथेलियम और फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम को एक्टिवेट करवा देगी, जिसके अंदर टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर यह कहता है कि जो हमारे नॉर्मली ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है एक प्रोटीन दैट इज प्लाज्मिनोजन, उसको कन्वर्ट कर देता है प्लाज्मिन के अंदर। ठीक है, और प्लाज्मिन जाके जो है वो इस फाइब्रिन को डिग्रेड करना स्टार्ट कर लेता है। साथ साथ थ्रोम्बोमोडुलिन की फॉर्मेशन करता है। थ्रोम्बोमोडुलिन जो यहाँ पे थ्रोम्बिन बना हुआ था कोगुलेशन फैक्टर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है थ्रोम्बिन का, उसको जो है तो इनएक्टिवेट करवा देता है और फर्दर कोगुलेशन के प्रोसेस को और प्लेटलेट की एग्रीगेशन को जो है वो स्टॉप करवाता है।